नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। हो जाइए तैयार, अगले 1 घंटे आपके तमाम सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट के जरिए लेंगे और इसके साथ ही बाजार पर भी एक विशेष नजरिया हम रखने की कोशिश करेंगे और अहम रणनीति भी आपको सुझाएंगे। इन सब के बीच में सबसे पहले आपको वो तौर तरीके बता देते हैं जिसके जरिए आप इस शो से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। लगातार हम स्क्रीन के एक हिस्से में कुछ नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं और इन नंबर्स पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके या मैसेज के जरिए आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एक्स यानी ट्विटर हो, यहां पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक और बेहद आसान तरीका है, आप यूट्यूब पर यह शो लाइव देखते वक्त भी हमें पूछ सकते हैं और हम यूट्यूब के भी सवालों को बीच बीच में शामिल करते हैं। तो ये वो तौर तरीके हैं जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न बताता हूं कि आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएं कैसे। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए, उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए और नजरिया जरूर मेंशन कीजिए कि आप शॉर्ट टर्म का नजरिया रख रहे हैं या लॉन्ग टर्म का। अगर शॉर्ट टर्म का रख रहे हैं तो बताइए कि 3 महीना रुक सकते हैं, 2 महीना रुक सकते हैं, 6 महीना रुक सकते हैं, जो भी आपका नजरिया हो। इसी तरह लॉन्ग टर्म में भी अपना नजरिया जरूर बताइए, तो हमारे एक्सपर्ट्स को आसानी होती है। चलिए चर्चा में अपने साथ एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अब जरा मैं बाजार पर एक निगाह दर्शकों की चाहूंगा। तो आप देखिए, बाजार ने एक कह सकते हैं कि बेहतरी की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स दोनों ही इंडेक्स में, वैसे आज फोकस अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पर ज्यादा करना होगा क्योंकि 50,750 के पार जा चुका है और यहां पर बहुत अहम रणनीति भी आवश्यक हो जाती है 50,750 के ऊपर जाने पे बैंक निफ्टी में। हालांकि ये जो तेजी है ये बता रही है कि जो 50,750 का अहम लेवल था वहां से किसी तरह की मुनाफा वसूली नजर नहीं आई। कह सकते हैं कि 50,750 के लेवल से भी अब धीरे धीरे 50,800 की ओर कदम बढ़ाता हुआ इस वक्त बैंक निफ्टी की बात करें तो 24,700 का अहम रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी पार कर चुका है। 24,750 एक और इंपॉर्टेंट लेवल है और यहां से बाजार की लंबी दौड़ की उम्मीद की जा रही है। अब आज अगर हम एक्शन देखें, अगर निफ्टी 50 गेनर्स को देखें तो आप देखिए हीरो मोटो, एसबीआई लाइफ, इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। थोड़ा बहुत जो दबाव है वो ओएनजीसी, इसके अलावा भारतीय एयरटेल, सिप्ला, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों पर इस वक्त दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार फिर बेहतर संकेत देता हुआ 1601 शेयर ऐसे हैं जो कि आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 803 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को इस वक्त देखें, आज के बाजार में साफ तौर पर अगर हम देखें तो सन फार्मा में आज एक्शन भरपूर नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए इन्फोसिस, इन हीरो मोटो का हमने जिक्र किया और इन सब के बीच में एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक में देखिए एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हमने देखी है। तो ये है बाजार का पूरा मूड माहौल। चलिए कुणाल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बाजार के संकेत मजबूत हैं, खास तौर पे अगर मैं बैंक निफ्टी को आज फोकस करूं क्योंकि एक्शन सबसे ज्यादा वहां है, तो 50,750 का अहम लेवल। अब यहां से क्या रणनीति होनी चाहिए खासतौर पे बैंक निफ्टी की, और इसके साथ ही निफ्टी पर भी नजरिया दीजिए। कल बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 450 पॉइंट ऊपर की मोमेंटम है, इतना ही नहीं। अगर हम बात करें लास्ट फ्राइडे की तो जिस हिसाब से मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिखाई थी 750-800 पॉइंट ऊपर थी।
इस लेवल पे अगर ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करें तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस आ रहा है 50,850 के ऊपर। अभी 50,845 चल रहा है। अभी 50,850 जैसे ही क्रॉस होगा ऊपरी लेवल पे, सबसे पहला लेवल जो बैंक निफ्टी हमें दिखाएगा वो 51,100 है। और जैसे ही ये 51,100 ब्रेक होगा प्रशांत, ऊपरी लेवल पे 52,400 तक के लेवल दिखाने के लिए बैंक निफ्टी रेडी है। हमारे मार्केट में ऐसी कोई भी गिरावट या ऐसी कोई भी खराबी अभी नहीं दिख रही है जिसके बेस पे हम एक करेक्शन का वेट करें या तो करेक्शन का एक्सपेक्टेशन रखें। सो ओवरऑल मोमेंटम ऊपर ही लेवल पे ही है। 50,850 के ऊपर एक नई तेजी हमें चालू होते हुए देखने को मिल सकती है। और बीच में जिस हिसाब से हिरनबर्ग का जो न्यूज आया था और जो ट्विटर पे उसने ट्वीट किया था कि कमिंग सून या कुछ कुछ ऐसा ही भलता ही किया था, उसको पूरे के पूरे मार्केट ने साइडवाइज कर दिया है। उसको आई थिंक कह सकते हैं कि नजरअंदाजी कर दिया है और मार्केट अपनी ही रिदम में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 50,850 के ऊपर बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर निफ्टी की बात करो तो निफ्टी ने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है 24,460 का। जिस रेंज के अंदर वो ब्रेक करती थी वो रेंज जो गैप बनाई थी वो गैप भी फिल कर दी है ना। ऊपरी लेवल पे लाइटली चांसेस है कि 25,000 तक के भी लेवल टच कर सकती है। और जैसे ही 25,000 क्रॉस होगा 25,400 तक के लेवल दिखाने के लिए निफ्टी रेडी है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है दोनों इंडेक्स में पॉजिटिव साइड का ही है। बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। ये थी सलाह राय कुणाल जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमें कई सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, वहां से एक सवाल ले लेते हैं। तो ये सवाल है गजानन जी का। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूँगा। तो इनका सवाल ये है कि इन्होंने टाटा पावर में खरीदारी की है, कुछ 50 शेयर खरीदे हैं 418 के भाव से। अगर अभी देखें मार्केट में तो टाटा पावर अराउंड उसके पास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम अप्रैल मंथ से देखें तो ये एक रेंज में फंसा हुआ लग रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर क्या राय बनती हुई नजर आ रही है? जी, टाटा पावर में अगर आप पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा करेक्टिव डाउन साइड मूव दिखाया था। हालांकि आज अगर पिछले 2 दिनों का ट्रेंड देखें तो वहां से हमें लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली है। पर मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो जब तक ये स्टॉक 435 के नीचे ट्रेड करता है तब तक एक रेंज बाउंड मूव बना रहेगा। हालांकि एक हल्का सा पुल बैक हमें दिखाई दे सकता है 425 तक के लेवल तक। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो रेंज बाउंड ही नजर आ रहे हैं। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 405 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 405 के आसपास दिखता है तब तक ये स्टॉक एक कंसोलिडेटिव पुल बैक मूव दे सकता है 430 टू 435 के लेवल पर। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक पे। चलिए अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। जिशान मंसूरी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जिशान अहमदाबाद से हमारे साथ इस वक्त बने हैं। जिशान बहुत बहुत स्वागत। पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जीएसएफसी के 1200 स्टॉक है मेरे पास। 228 का प्राइस है, बाइंग प्राइस। ठीक है, हाल फिलहाल की खरीद है आपकी? नहीं, पहले लिया था जब ऊपर गया था तब। अच्छा अच्छा। कितना समय दे सकते हैं जिशान इस स्टॉक को? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है ना, ठीक है। कुणाल मैं आपके पास आना चाहूंगा। 228 की खरीद है इनकी। हालांकि हाल फिलहाल भी ये स्टॉक 228 के स्तर पे गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि 250 के स्तर पे, मतलब अब ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पिछले महीने की ही बात है, लगभग एक महीने पहले 250 के स्तर से यहाँ पर एक गिरावट हम लगातार देख रहे हैं। और फिलहाल अगर हम देखें तो 226 227 के स्तर पे है। लगभग 8.5% ये स्टॉक 250 के स्तर से टूट चुका है। हालांकि इनकी खरीद 228 की है, आसपास ही है। बताइए लॉन्ग टर्म के नजरिए से कितना रुकना होगा कि बेहतर मुनाफा हो पाए? लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक काफी कन्विंसिंग लग रहा है, क्योंकि आप मंथली और वीकली चार्ट देखो तो लगातार एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा सा हमको वेट करना पड़े, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि लगातार काफी अच्छे सपोर्ट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
ऊपरी लेवल की बात करें तो 280 और 280 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 320 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और एडिशन करूंगा, अगर पॉसिबल है तो जैसे ही अगर ये स्टॉक 235 के ऊपर सस्टेन होता है आप यहाँ पे एवरेज करके भी चलिए। अगेन लेवल रिपीट कर देता हूँ, अगर स्टॉक 235 के ऊपर सस्टेन होता है आप यहाँ पे एवरेज करके भी चल सकते हैं। जैसे ही स्टॉक 235 के ऊपर सस्टेन होगा मीन टाइम में ये स्टॉक आपको 280 दिखाने की क्षमता रखता है। सो आप इसको होल्ड करके रखिए, अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये थी राय कुणाल जी की तरफ से। इसी के साथ हमें अगले कॉलर के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ कोलकाता से अवजीत जी जुड़ चुके हैं। अवजीत जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड जी मॉर्निंग। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरा दो शेयर खरीदा हुआ है। एक है IRFC, जी वो 300 शेयर खरीदा था 203 रुपए के भाव में। और ठीक। एक है मेरा NHPC, जो मैंने 350 खरीदा था 111 के रुपए में। और एक था मेरा वो इंजीनियर्स इंडिया, जी मैंने 200 खरीदा था 218 रुपए के भाव में। इंजीनियर्स इंडिया खरीदा आपने कौन से भाव से? 218 रुपए के भाव से। ठीक है, कुणाल जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आपका नजरिया क्या है, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? अवजीत जी आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर, मैं सर लॉन्ग टर्म नहीं सर, मैं सर लॉन्ग टर्म में नहीं करना चाहता हूँ। मैं मीडियम में करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। कुणाल जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले IRFC पर देख लीजिए, इनकी खरीदारी है 203 के भाव से। वहां से देखें तो स्टॉक 12-13% नीचे आ चुका है। NHPC भी देखें तो इनकी खरीदारी 111 से है, वहां से भी देखें तो 13% गिर चुका है। इंजीनियर्स इंडिया एक स्टॉक है जो इनके ही जो होल्डिंग का जो प्राइस है उसके आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तीन स्टॉक्स पर क्या राय बनती हुई नजर आ रही है? साथ ही साथ खासकर IRFC और NHPC पे एक स्टॉप लॉस भी बता दें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले IRFC की बात कर लेते हैं। 178 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और स्टॉक फिलहाल अभी जो है डाउन ट्रेंड में है मीडियम टर्म के बेस पे। मेरा मानना है कि यहाँ पे आप 170 का एक एसएल मेंटेन करके रखिए। 170 क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से बेहतर है आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये ब्रेक होता है तो उसके पीछे ये 143 तक भी हमें गिरावट दिखा सकता है। तो 170 के एसएल के साथ आप यहाँ पे होल्ड करके चलिए। मैं आपको एक और सलाह दूंगा, अगर ये स्टॉक जैसे ही 190 के ऊपर सस्टेन होता है, 190 के ऊपर सस्टेन होता है, आप यहाँ पे एवरेज करके भी चलिए। ये मीन टाइम में जैसे ही 190 ब्रेक होगा मीन टाइम में ये स्टॉक आपको 215 लेवल भी दिखा सकता है। सो ये मेरी रही IRFC को लेके सलाह। NHPC को लेके बात कर लेते हैं। NHPC फिलहाल 96 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके मैं आपको चलने की सलाह दूंगा। प्रेजेंट लेवल पे ही आप यहाँ पे एवरेज करके चलिए। आपकी खरीदारी 110 के अराउंड है, यहाँ पे प्रेजेंट लेवल की आप एवरेज करके चलिए विथ स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 90 का आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 102 का होगा, उसके बाद ये स्टॉक हमें 109 का टारगेट भी दिखा सकता है और यहाँ पे आप अपनी एवरेज कम करके मुनाफा कमा सकते हो। और तीसरा स्टॉक आपने बोला इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया फिलहाल 219 के अराउंड है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट एसएल आपको यहाँ पे भी मेंटेन करना है 210 का। मैं आपको कहूंगा जैसे ही स्टॉक 233 240 233 234 के ऊपर जाएगा आप यहाँ पे वापस एक नई खरीदारी नई एवरेज करके चल सकते हैं। मीन टाइम पे 234 जैसे ही क्रॉस होगा 270 तक के लेवल 1 स्टॉक अपने को दिखा सकता है। तो यहाँ पे भी आप 210 के एसएल के साथ आपकी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये थी अहम रणनीति और अहम लेवल्स कुणाल जी की तरफ से। आपके लिए मैं स्टॉप लॉस रिपीट कर देता हूँ। IRFC पर स्टॉप लॉस बताया गया है 170 का, NHPC पे 90 का और इंजीनियर्स इंडिया पे 210 का। अपना विशेष सेगमेंट और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ JM फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए इस बढ़िया बाजार में कहां मौके देख रहे हैं ऑप्शन की दुनिया में? गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए आज का स्टॉक है DLF। बहुत ही बेहतरीन प्राइस स्ट्रक्चर है जो 900 प्लस की छूने की उम्मीद दे रहा है अगस्त महीने में ही।
तो उसके चलते आपको डीप आउट ऑफ द मनी 900 की कॉल 29 अगस्त एक्सपायरी की बाय करनी है। करीबन 5-5.5 के आसपास ट्रेड हो रही है वो। इसमें पहला टारगेट बनेगा 10, सेकंड टारगेट 12, स्टॉप लॉस बनेगा 2 और लॉट साइज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल आपको बनेगा 6,500 का और आपका रिस्क रहेगा करीबन 3,500 का। बहुत शुक्रिया अक्षय जी इस अहम रणनीति के लिए। तो DLF 900 की कॉल खरीदें जो कि 5.5 रुपए के आसपास आपको मिलेगी अगस्त सीरीज की। लक्ष्य 10 और 12 रुपए, स्टॉप लॉस 2 रुपए का आपको रखना है। अधिकतम मुनाफा 6,000 तक का हो सकता है और नुकसान 3500 तक का इसमें हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर हम लेकर आते हैं जो बताता है कि जो FNO ट्रेडिंग है वो जोखिमों से भरी पड़ी है और यहाँ पर 90% लोग नुकसान झेलते हैं। नुकसान का दायरा कैसा है वो इस जानकारी से आप समझ सकते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही आपको सलाह दी जाती है इसमें ट्रेडिंग करने की। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरस्वती साड़ी डिपो की लिस्टिंग के बाद कारोबार और योजनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स रिलेशंस के हेड निखिल दुल्हानी साहब। निखिल, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अच्छी लिस्टिंग हुई है, 160 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले 200 रुपए प्रति शेयर पर लिस्टिंग, और कह सकते हैं कि आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितने खुश हैं आप इस शानदार लिस्टिंग की वजह से। हमें बताइए ख़ासतौर पे इन्वेस्टर्स की जानकारी के लिए और आपके जो भी लोगों के हित जुड़े हुए हैं कंपनी से जुड़े हुए और आम जो हमारे निवेशक हैं उनके लिहाज से भी किस तरह के नज़रिए से आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल होने वाला है और आवश्यकता जो है वो किन चीज़ों की है जिसकी वजह से आप इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे ET Now में बुलाने के लिए। हाँ, एक हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। इनफैक्ट हमारी पूरी सरस्वती फैमिली काफ़ी खुश है आज के दिन की। और जैसे कि आपने पूछा कि हमारा आज आगे का प्लानिंग क्या है, बेसिकली हमने 104 करोड़ जो पब्लिक से लिए हैं, बेसिकली वो हम वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाले हैं। उसमें से 81 करोड़ वर्किंग कैपिटल में यूज़ होने वाला है। एंड हम 90% सेल साड़ी से करते हैं, लेकिन हमारे आगे की प्लानिंग है कि हम मेंस एथनिक वेयर में भी जाएंगे, क्योंकि हमें दिखता है मेंस एथनिक वेयर का अभी ट्रेंड बढ़ रहा है। एंड उसके अलावा हम एक B2B ऑनलाइन स्पेस में भी जाएंगे जो प्योरली कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारे फिजिकल स्टोर्स को। हमारा 100% सेल्स अभी फिजिकल स्टोर से होता है, बट फ्रॉम B2B ऑनलाइन से हम क्या करना चाहेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, हमारे यूनिक 13,000 एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रिटेल आउटलेट्स हैं, वो हमसे जो परचेस करते हैं, बेसिकली अगर आप एग्जांपल पकड़ लें तो कुछ कस्टमर्स वंस इन अ वीक आते हैं, कुछ कस्टमर वंस इन 15 डेज आते हैं। बट हम B2B ऑनलाइन से क्या करना चाहेंगे कि उनकी परचेसिंग टर्न्स बढ़ाना चाहेंगे। जो 15 डेज में आते हैं उनको वीक में करना चाहेंगे, जो वीक में वो हफ्ते में 2 बार 3 बार। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है आगे के लिए, प्योरली वर्किंग कैपिटल यूज़ के लिए, क्योंकि हम एसेट लाइट मॉडल फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल निखिल जी, अंश बात कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल एक्चुअली कंपटीशन पर है। इस सेगमेंट में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा, लेकिन आपकी कंपनी यूनिक किस तरह से है, कैसे एक डिस्टिंक्ट इमेज आप बनाने देख रहे हैं मार्केट में? यस, तो हमारी कंपनी B2B स्पेस में है। तो साड़ी एज अ प्रोडक्ट बहुत फ्रैगमेंटेड है और साड़ी एज अ ब्रांड वो ओरिजिन से जाना जाता है। जैसे आप कहेंगे बनारसी साड़ी, मैसूरी, और ये जो साड़ीज़ हैं उस पर्टिकुलर रिमोट एरियाज़ इंडिया में बनती है। एंड जैसे बनारसी बनारस में ही बनती है, और किसी रिटेल आउटलेट को अगर अच्छे से प्रॉफिटेबल रहना है, स्पेशली साड़ीज़ के बिजनेस में, तो उनको काफ़ी वैरायटी रखनी पड़ती है, काफ़ी SKUs रखने पड़ते हैं। बट उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट बात ये होती है कि वो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास। उनके पास
इतनी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से परचेस करे, उनके पास क्वालिटी मालूम नहीं होता, उनका अंदाज नहीं होता, या उनके पास अच्छे प्राइस पॉइंट्स बार्गेनिंग के लिए नहीं होते, तो वो हम सरस्वती साड़ी डेपो क्या करते हैं, हम सारी साड़ियाँ, हमारे पास 3 लाख SKUs हैं, वो 3 लाख SKUs में हम काफ़ी मतलब वैरायटी लाते हैं और हमारे रिटेल आउटलेट्स, मतलब जो हमारे कस्टमर हैं जिनके रिटेल आउटलेट्स हैं, उनको सेल करते हैं। तो ये एक USP ये है हमारी कि हम पूरी इंडिया की साड़ीज एक जगह लाते हैं और एक रिटेलर जो साड़ी सेल करता है उसकी ज़िंदगी आसान करते हैं। एंड कंपटीशन अगर आप कहेंगे तो अभी 25 to 30% ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, जिसमें हम एक पार्ट हैं, एंड 70% अनऑर्गेनाइज्ड है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST एंड काफ़ी रूल्स आने के बाद अभी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है वो उनके पास कैपिटल अच्छा होता है एंड उनके पास ग्रोथ के एवेन्यूज़ काफ़ी होते हैं। तो मेजरली अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो हमारी USP इज़ एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो किसी को भी अगर आज रिटेल आउटलेट किसी को ओपन करना है वो हमारे पास आ सकता है और सिर्फ 8 घंटे में उसकी सारी परचेसिंग हो जाएगी। एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैं आपके कारोबार को पूरी तरह से उसकी यात्रा को देख रहा था। 1996 में इसकी शुरुआत हुई और साड़ियों के होलसेल कारोबार से मतलब बड़ा अच्छा ये लगता है कि बड़ा एक कहते हैं ना कि स्टिक टू द प्लान, कि आप इधर उधर नहीं, आपने जो आपकी एक्सपर्टीज़ रही, जो आपकी सोच रही, उसी को आगे लेकर बढ़े और उसका दायरा बढ़ाया। अब जाहिर सी बात है कि इसके आगे भी पूरे मार्केट की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अच्छी लिस्टिंग हुई है, तो ज़रा फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं और कौन सा ऐसा सेगमेंट है या स्पेशलिटी है जो वाकई आपको लगता है कि आपके ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? आज हमारे 90% ऑफ सेल्स साड़ी से आते हैं एंड हमारे जो कस्टमर्स रिटेल आउटलेट्स हैं वो बेसिकली फैमिली स्टोर्स हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स रखते हैं, साड़ियाँ भी रखते हैं, मेंस वेयर भी रखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये होगा कि मेंस एथनिक वेयर में हमें एंटर करना है। ये स्ट्रैटेजी प्योरली इंटरनली जब डिस्कशन हुआ और बेसिकली अगर देखा जाए तो एथनिक्स वेयर में ऑलमोस्ट टू एन एक्सटेंट सप्लायर्स कुछ हद तक उनके फैब्रिक्स के सेम होते हैं, तो वहाँ से हमको अंदाज़ा भी लग रहा था कि इसका ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। एंड ऑलरेडी हमारे कनेक्ट्स हैं विथ 900 वीवर्स, यूनिक वीवर्स सप्लायर्स जो हमारे हैं, तो उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तो वी सॉ कि मेंस एथनिक वेयर आगे ग्रो हो सकता है। तो वो एक प्रोडक्ट आई थिंक आगे जाके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करेगा हमारे टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन पे। एंड बट साड़ीज़ में भी हम काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट में लोग अभी काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं, मिड टू प्रीमियम काफ़ी फोकस हो रहा है। आई थिंक हमने लास्ट 24 में 1,60,00,000 साड़ियाँ बेची थी एंड आई थिंक उसका ट्रेंड अगर 1966 से अगर देखेंगे तो बढ़ते ही आ रहा है। एंड इनफैक्ट हमने एक्चुअली स्टार्ट 1966 में किया था। 1996 में पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, बट वी बीन इन दिस बिजनेस सिंस 1966 और हमें लगातार यही ट्रेंड ग्रो होते दिख रहा है और हमने फोकस इसी में ही किया है। हमारी स्ट्रैटेजी यही रही है कि हम इसी चीज़ पे फोकस करें। अभी एक एक्सटेंडेड जो हम मेंस एथनिक वेयर में जा रहे हैं, दैट ऑल्सो टू एन एक्सटेंड मार्केट थोड़ा बहुत हमें पता है, इसी वजह से हम जा रहे हैं। उसके अलावा जो B2B ऑनलाइन स्पेस में हम अभी एंटर करेंगे, ये प्योरली कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारे एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टोर्स को। जो हमारे कस्टमर 13,000 यूनिक रिटेल आउटलेट्स कस्टमर्स हैं हमारे, वो यूजुअली आके फिजिकल परचेस करते हैं बिकॉज कभी कभी वो डिस्टेंस से उनका है काफ़ी हमारे स्टोर से, तो वो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ आते हैं। बट ये B2B ऑनलाइन से हम उनकी परचेसिंग टर्न बढ़ाना चाहते हैं। जैसे समझ लीजिए जो वंस इन अ मंथ परचेस करता है वो ट्वाइस इन अ मंथ और वंस इन अ 15 डेज स्टार्ट करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ अ B2B ऑनलाइन। तो प्योर स्ट्रैटेजी वही है, अभी साड़ीज में ही रहना है, साड़ी को भी ग्रो करना है, फिर मेंस एथनिक वेयर में भी अभी एंटर करेंगे एंड B2B ऑनलाइन से हम इसमें साड़ीज और मेंस एथनिक वेयर को बढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो शुभकामनाएं आपको और एक तरह से कह सकते हैं कि फोकस होके ऐसे ही कारोबार आगे बढ़ता रहे और जो कह सकते हैं देश की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें और आपका योगदान बढ़े। एक बार फिर से आपको बधाई अच्छी लिस्टिंग के लिए, आपको, आपकी पूरी टीम को।
आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था सरस्वती साड़ी डिपो का मैनेजमेंट। तमाम पहलुओं पर हमने बात की। अगर हम पूरे साड़ी बिजनेस इंडस्ट्री को देखें तो FY29 तक 5% CAGR ग्रोथ है। उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका है और सरस्वती साड़ी डिपो उसमें एक अहम स्थान रखता है। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।